वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अपना कवर कर रहे थे और आईटी एक्ट 2000 के अंदर हमने सेवरल टॉपिक्स हैं वो तो हमने कवर कर दिए थे, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, ठीक है, जैसे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, डेफिनेशंस हैं। मैम स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? मैम नो हो रही है, मैम। मेरे को दिखाई दे रही है। मैम मुझे तो नहीं दिखाई दे नहीं रही आ है। रही। एक मिनट। मैं एक बार कैंसिल करके दोबारा करती हूँ। अब देखो, यस अब मैम अब हो हो जाए रही तो है। बता। यस यस मैम हो मैम रही अब हो रही है है। अब। यस मैम हो रही है। ओके, तो हमने इतना पार्ट, ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। ठीक है, फंक्शन, इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरी, की पेयर, लॉ, लाइसेंस। ठीक है, ये पार्ट हमने फिनिश किया था। फिर उसके बाद हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है आपके पास, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एंड देन आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की लीगल रिकॉग्नाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उनका लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। ये वाला टॉपिक हम कर चुके थे। ये वाला ये हमें स्टार्ट किया था एट्रीब्यूशन वाला। आपने कुछ बोला था ना? यस मैम, ये स्टार्ट हो गया था। है ना, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जो डिस्पैच। ठीक है। यस मैम, 13 पॉइंट तक हो गया था कम। तो यहाँ से करना स्टार्ट कर दें। यस मैम। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि आई थिंक फिफ्थ टॉपिक आपके में नहीं है। मैम फिफ्थ नहीं है, बाकी से करना है। इससे करना है क्योंकि मैंने आपको जो निशान लगवाए थे ना, कहाँ से है। तो ठीक है, आज हमें यहाँ से कवर करना है। आज इतने बच्चे क्यों नहीं आए हैं? कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 22। ठीक है, अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, कि हम किस टाइप से, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, हम उन्हें कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो फिर वही लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। ठीक है, कि कंट्रोलर और जो अदर ऑफिसर्स हैं उनको आप अपॉइंट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमने इतने सारे प्रोविजंस को देखने के लिए कि जो पीपल हैं कि वो सारे प्रोविजंस को ढंग से यूज कर रहे हैं या नहीं, वो अच्छे तरीके से उन सभी प्रोविजंस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से है, डिफरेंट है। तो कि जो भी आपके पास मतलब कि अथॉरिटीज का है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को मतलब कि किस तरीके से मैनेज करना है और उन्हें हमें रन कैसे करना है। तो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स की, जैसे कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली
कि हम यानी कंट्रोलर को, कंट्रोलर वो होगा कि जो कि उसे जज कर सके, उसको यानी कि कंट्रोल कर सके, देख सके, ठीक है, क्या जो रूल्स के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, कंट्रोल में ये भी आपके पास आएगा कि सब कुछ यानी उसके अकॉर्डिंग भी हुआ था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के अकॉर्डिंग, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। अभी किसी एम्प्लॉय ने तो डिफॉल्ट नहीं किया। तो बहुत सारे मतलब एरियाज को देखने के लिए, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो हमें डिफरेंट एरियाज को जज करने के लिए, देखने के लिए, तो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अपने इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो नंबर 1 पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपॉइंट ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, वो यानी अपॉइंट करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए। ठीक है, इस एक्ट के पर्पस के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट करता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा, सबसे लिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, क्या अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी कंट्रोलर, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट करता है, एंड मे ऑल्सो बाय द सेम और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है, और यानी उसके द्वारा और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस के द्वारा भी, ठीक है, और क्या अपॉइंट करता है, अपॉइंट करता है सच नंबर ऑफ डिप्यूटी कंट्रोलर्स, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट करता है और उनके डिप्यूटी कंट्रोलर्स को भी अपॉइंट करता है। ठीक है, कि जैसे डिप्यूटी कंट्रोलर्स क्या है, असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं, एज इट डीम्स फिट, जैसे मतलब ठीक लगता है। तो वही सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट करता है और जो डिप्यूटी कंट्रोलर है, डिप्यूटी कंट्रोलर को भी अपॉइंट करता है। सेकंड है, द कंट्रोलर शेल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि देखो अब सिंपल सीधी सी बात है, कंट्रोलर को हायर किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जब कंट्रोलर को हायर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो उसके वर्क को मैनेज, ठीक है ना, और फिर जब मतलब कि लेकर ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लेकर आई है, तो ऑब्वियसली तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मतलब कि उसके कंट्रोल को और डायरेक्शंस को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो कंट्रोलर शेल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, कि जो कंट्रोलर है, ठीक है, इस एक्ट के अंडर उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है। तो कंट्रोलर शेल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अंडर। मैम क्या हुआ? बेटा 1 मिनट, वाईफाई चेक कर रही थी ना, वाईफाई का हट गया था, अब प्रॉपर आ रहा है। वो अचानक उसका वायर हट गया था।
ठीक है, तो कौन होता है, यानी कि कंट्रोलर। ठीक है, तो अब आपके पास सिंपल है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का रेगुलेशन, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रेगुलेट करता है कंट्रोलर होता है। ठीक है, कंट्रोलर और जो अदर ऑफिसर्स हैं वो उसे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जो कंट्रोलर होते हैं उसे अपॉइंट कौन करता है, बताओ। कि जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, उसका जो ऑफिसर्स हैं, उसके जो कंट्रोलर हैं, उसे अपॉइंट कौन करता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, तो वही है कि जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब है कि वो अपॉइंट, ठीक है, तो वो जो कंट्रोलर है वो क्यों अपॉइंट वो होती है कि ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल और डायरेक्शंस के अंडर। ठीक है, तो कंट्रोलर शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, तो जो कंट्रोलर है इस एक्ट के अंडर अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस और कंट्रोल के अंडर। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल से आपको इसका मतलब कि कंट्रोलर ने अपॉइंट किया है। ठीक है, कि अगर कंट्रोलर ने किया है तो इसका मतलब कि अगर आपके पास सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो ऑब्वियसली तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट है थर्ड, डिप्यूटी कंट्रोलर्स हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, अब मेन पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, क्यों, क्योंकि ये एक्ट का जो प्रोविजंस है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही है। तो जब इस एक्ट के प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कंट्रोलर्स को हायर किया है और जो कि उसी के हिसाब से रन करेगा। अब बाकी जितने भी आपके पास डिप्यूटी कंट्रोलर्स हैं या असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, डिप्यूटी कंट्रोलर्स हैं या असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, वो क्या कंट्रोलर्स के, ठीक है, शैल परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू देम बाय कंट्रोलर्स। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं जो उनके द्वारा जो फंक्शंस असाइन किए जाते हैं उन्हें परफॉर्म कर कंट्रोलर्स के द्वारा जो फंक्शंस मतलब उनको बताए जाएंगे, यानी फंक्शन माने जो भी कार्य है, जो वर्क है, कंट्रोलर के द्वारा जो भी फंक्शन जो भी कार्य है वो मतलब उनके द्वारा जो परफॉर्म किया जाएगा। तो डिप्यूटी कंट्रोलर हैं, ठीक है, डिप्यूटी कंट्रोलर हैं और असिस्टेंट कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर के द्वारा जो भी फंक्शंस असाइन किए जाते हैं उन्हें परफॉर्म करेगा। ठीक है, अंडर द जनरल सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोल ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर के यानी जनरल सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल के अंडर। ठीक है, तो यही है इसका मतलब कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन और कंट्रोल के अंडर, ठीक है, कंट्रोलर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अंडर फंक्शन करेगा और कंट्रोलर की जनरल सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल के अंडर डिप्यूटी कंट्रोलर्स और असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, वो अपने फंक्शंस को कंट्रोलर्स के अंडर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस और जो टर्म्स और कंडीशंस सर्विस हैं कंट्रोलर की, डिप्यूटी कंट्रोलर की, ऑब्वियसली जब हायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कंट्रोलर्स की, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे कर रही है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगी। और इनफैक्ट ये तक भी डिसाइड किया गया है कि असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, जो डिप्यूटी कंट्रोलर्स हैं, जो उनके अदर ऑफिसर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसका भी जो हायरिंग है वो कौन कर रही है, शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो भी कौन कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशन है कंट्रोलर का, डिप्यूटी कंट्रोलर का।
ठीक है, शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है, कह रहे कि कंट्रोलर के ऑफिस का जो हेड ऑफिस है ब्रांच ऑफिस है। शैल बी एट सच प्लेसेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। ठीक है, तो यानी कि कंट्रोलर के ऑफिस का जो ब्रांच, यानी कि जो कंट्रोलर के ऑफिस का जो हेड ऑफिस है, जो ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, वो उस प्लेस पर होता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, स्पेसिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, कि भाई क्योंकि जब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसका हेड ऑफिस का ब्रांच ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। ठीक है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक समझ में आता है। देयर शैल बी अ सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर। सील का मतलब क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसके ऑफिस को बंद कर सकती है। ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि एक स्टैम्प्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये ऐसा उसके अकॉर्डिंग भी एक्ट करेगी। ठीक है, अब ये बताओ कि कंट्रोलर के अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो मुझे बताओ, खुद से ही बताओ। ठीक है, कि कंट्रोलर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि कंट्रोलर के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, आप अपने आप ही सोच के बताओ। ठीक है, डिसाइड करो कि कंट्रोलर्स के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, कि कंट्रोलर्स के द्वारा जो है वो डिफरेंट कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। बताओ कि कंट्रोलर्स के द्वारा डिफरेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। सोचो भाई, दिमाग लगाओ, बताओ कि कंट्रोलर्स के द्वारा डिफरेंट फंक्शंस और कौन कौन से परफॉर्म होंगे। मतलब आप लोगों में ये भी कुछ आपसे पूछो तो आप लोग तो ये भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, ये भी बता नहीं सकते। एटलीस्ट आइडिया तो लगाओ कि कंट्रोलर के द्वारा कौन कौन से मतलब फंक्शंस हैं, वो ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकता है। मैम वो मैम मैनेजमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट को मैम कंट्रोल ऑर्डर कैसे दे सकता है। करेगा। मैम मैनेजमेंट ऑर्डर्स को वो किसको ऐसे देगा, प्रॉपर बताओ ना, मैम ऑर्डर्स किसको देगा। ये सब ऑर्डर मिलते हैं। मैम ऑर्डर ऑर्डर्स किसको देगा। मैम सब मैम दूसरों से काम करवा सकता है। कंट्रोलर काम करवा सकता है। ये फंक्शन तो मुझे ज्यादा मैनेजमेंट के लगते हैं कंट्रोलर से, तो कंट्रोलर के तो मुझे कोई भी फंक्शन नहीं लगते। मैम एक अच्छा लीडरशिप होना चाहिए कंट्रोलर के अंदर। मैंने फंक्शन पूछे हैं, कार्य पूछे हैं कि कौन कौन सा कार्य करता है।
वर्क पूछा है ना, कार्य तभी तो पूछा है कि डिफरेंट वर्क, आप तो उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हो। मैम डिसीजन को जो भी हमने फैसला लिया उसे इम्प्रूवल करना और लोगों के साथ। मैम हर वक्त का सुपरविजन करना चाहिए उस अच्छे से। चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही बताया है। ठीक है, तो अभी सुपरविजन्स की बातें बोली थी, तो क्या लिखा है, द कंट्रोलर में परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कि जो कंट्रोलर के द्वारा फंक्शंस कौन यानी कि होगा, फॉलोइंग फंक्शंस को ऑल फंक्शंस परफॉर्म करेगा या इनमें से कोई फंक्शंस। तो नंबर वन, तो जब भी आपको बताया कि जैसे एज अ नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि वो एक पर्सन क्या है, कंट्रोलर है, यानी कि वो कंट्रोल करता है। तो अगर वो एक कंट्रोलर है, कंट्रोल करेगा, तो ऑब्वियसली जितनी भी सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज हैं, ठीक है, सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज की जो भी एक्टिविटीज हैं, तो सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज की डिफरेंट एक्टिविटीज के ओवर सुपरविजन एक्सरसाइज करता है। ठीक है, सुपरविजन को यानी कि उसके ऊपर चेक करेगा, तो उसके ऊपर ठीक है चेकिंग करेगा। तो कंट्रोलर के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर में है तो एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज, सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज के ओवर। ठीक है, इस कहने का मतलब है कि जैसे क्या है, डिप्यूटी कंट्रोलर है या फिर कंट्रोलर असिस्टेंट है, तो उनकी एक्टिविटीज को भी कोई ना कोई चेक करने वाला होना चाहिए। क्लियर, सर्चिंग फाइंड द पब्लिक कीज ऑफ द सर्चिंग फाइंड अथॉरिटीज, यानी कि पब्लिक कीज का मतलब है कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कि जैसे आपको पता है कि हमारे हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी अलमीरा में, उसमें एक अपनी इंपॉर्टेंट अलमीरा में रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी सर्चिंग फाइंड अथॉरिटीज का वो एक क्या है, पब्लिक की है। पब्लिक की वो एक चाबी है, इट मीन्स कि जितना भी सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके पास, उसको उसके मतलब कि आईज में है। ठीक है, उसको पता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। यस, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जो स्टैंडर्ड्स मतलब कि फिक्स किए हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, जिस तरीके से वर्किंग की है, उसी वर्किंग को आगे क्या करना, एक स्पेसिफाइड मैनर में, एक अच्छे तरीके में उसको क्या रखना, फॉलो अप करना। तो ये वर्क तो कंट्रोलर करेगा ही। एक तो होता है कि एक्टिविटीज को चेक करना, जैसे मैंने आप इसे मान लीजिए कि क्लास में क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यानी कि काफी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज का सुपरविजन करना, तो एक्सरसाइज करते हैं सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज। और सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज का क्या है, ये पब्लिक की है। और फिर उसके बाद क्या है, सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उन्हें करता है। तो लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उन्हें करता है। फिर है स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस व्हिच एम्प्लॉइज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड असेस। कहने का मतलब है कि आपको मैंने अभी सिंपल बताया कि वही स्टैंडर्ड्स, वही रूल्स, ठीक है, जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने रखे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जो मैनेज किए हैं, ठीक है, उनको ही आगे वो मेंटेन करता है। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के यानी कि एम्प्लॉयज, भाई ये भी तो चेक करना, सुपरवाइज करना कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज में कितनी क्वालिफिकेशंस, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो यानी स्पेसिफाई करना क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस को, जो कि सर्चिंग फाइंग अथॉरिटीज का एम्प्लॉयज
possess करता है, तो which the employees of certifying authorities possesses, ठीक है। तो वही लिखा है, specifying the qualification and experience। तो स्पेसिफाई करता है क्वालिफिकेशंस को, एक्सपीरियंस को, ठीक है, विच एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो असेस करेगा। इट मींस कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसको और ये क्लियरली देखता है क्या ये क्वालिफिकेशन से फॉलो हो रही हैं या नहीं, एक्सपीरियंस है ये चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो नेक्स्ट स्पेसिफाइंग द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस, यानी कि द मोड ऑफ द कंडक्ट, हाउ द वर्किंग, ठीक है, शुड बी डन, कि जो काम है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है, काम कैसे होना चाहिए। तो ये यानी कि स्पेसिफाई करता है कंडीशन सब्जेक्ट टू कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कैसे अपने बिजनेस को कंडक्ट करेगा, कैसे अपने काम को करता है। Specify the contents of written, printed, visual materials, advertisements that may be distributed or used, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो भी रिटर्न, प्रिंटेड, विजुअल मटेरियल्स के जो कंटेंट हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, यानी कि इन सभी के रेस्पेक्ट में, इन सभी का कंटेंट, कि जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि एक उसमें से लॉगिन आईडी प्रिपेयर की जानी है, वो काम कैसे होगा, तो ये वर्किंग के अंदर आ गया। और अगर ये वर्किंग के अंडर ये काम आ गया है, तो इस वर्क को कौन करेगा, तो ये जो रिटर्न, प्रिंटेड, विजुअल मटेरियल, एडवर्टीजमेंट है, तो देखा जाए तो ये सारा वर्क है, तो ये सारा रिटर्न, प्रिंटेड, विजुअल मटेरियल्स, एडवर्टीजमेंट जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूज्ड होगा, ठीक है, उसके कंटेंट को स्पेसिफाई करता है किसके, सर्टिफिकेट और पब्लिक की के रिस्पेक्ट में। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सर्टिफिकेट और द पब्लिक की, ठीक है, स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म एंड कंटेंट की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि जो सर्टिफिकेट है और जो की है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के फॉर्म और कंटेंट को स्पेसिफाई करेगा। तो स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, सर्टिफिकेट एंड की। Specify the form and manner in which account shall be maintained by the certifying authorities. Specify करता है कि फॉर्म और जिस मैनर में, ठीक है, कि फॉर्म और मैनर में जिसमें अकाउंट जो है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा मेंटेन्ड होगा, कि जिसमें जो वो जो अकाउंट्स हैं, उस अकाउंट्स को हम सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो स्पेसिफाई द फॉर्म एंड द मैनर इन विच अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा हम अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ऑडिटर्स में बी अपॉइंटेड, ठीक है, कि जैसे स्पेसिफाई करता है टर्म्स और कंडीशंस को, कि जिसमें ऑडिटर्स में बी अपॉइंटेड एंड रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू देम, कि जिसमें हम ऑडिटर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं और उन्हें हम क्या, रेम्यूनरेशन पेड करते हैं, एंड टू विच ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, कि जैसे ये टर्म्स और कंडीशंस है, क्योंकि देखो वर्किंग को करना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोलर को दी है। मैंने आपको अभी फिलहाल एक ही चीज आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग है उसे कौन कंट्रोल करेगा, एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग को कंट्रोलर ही करता है। अब ऑडिटर का काम, इनकम टैक्स का वर्क, ये भी तो एक काम ही है, ठीक है, इसको कौन करेगा, इसको ऑब्वियसली इसे भी ऑडिटर ही करेगा। तो स्पेसिफाई करता है टर्म्स और कंडीशंस, ठीक है, कि इस टर्म्स और कंडीशंस को स्पेसिफाई करेगा सब्जेक्ट टू विच ऑडिटर्स में बी अपॉइंटेड, ठीक है, सब्जेक्ट टू विच की जिससे ऑडिटर्स अपॉइंट होगा, एंड रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू देम, और उन्हें रेम्यूनरेशन दी जाएगी, ठीक है। तो टू विच ऑडिटर्स में बी अपॉइंटेड, कि ऑडिटर्स को हम अपॉइंट करते हैं, एंड रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू देम, और उन्हें हम रेम्यूनरेशन पेड करेंगे। अब नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, बाय ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को
ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, एक हम कि जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, क्योंकि देखो अब हमें मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही वर्क है, तो इसमें जो भी आपके पास वर्क होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, जो काम होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, तो वो वही फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एस्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करता है, या तो यानी कि सोली सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के साथ या जॉइंटली। ठीक है, तो सच सिस्टम को ऐसे रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है specifying the manner in which certifying authorities shall conduct their dealings with the subscribers। अब स्पेसिफाई द मैनर जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो है वो सब्सक्राइबर के साथ उनकी डीलिंग्स को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफाई द मैनर कि किस तरीके से कि जो किस मैनर में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइबर्स के साथ उसकी डीलिंग्स को यानी कंडक्ट करेगा। तो फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि इस जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसमें यूज होगा उसके एस्टैब्लिशमेंट का भी, यानी कि वो किस टाइप से यूज होगा, ठीक है ना, उन सब का पूरा सेटअप भी वही करेगा। फिर उसके बाद की हमें सब्सक्राइबर्स के साथ डीलिंग कैसे करनी है, डीलिंग का कंडक्ट का मतलब क्या होता है, पॉलिसीज को फ्रेम करना। क्योंकि देखो वर्क कंट्रोलर के द्वारा तो नहीं होगा, ठीक है, वर्क एम्प्लॉयज करेंगे, तो एम्प्लॉयज को एक जनरल गाइडलाइंस प्रिपेयर होगी, तो एटलीस्ट वो एम्प्लॉयज को क्या एक जनरल गाइडलाइंस तो देगा ही कि इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये वर्क किया जाएगा। तो स्पेसिफाइड द मैनर, ठीक है, इन विच सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट देयर डीलिंग्स विद द सब्सक्राइबर। तो उस मैनर को स्पेसिफाई करेगा जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज सब्सक्राइबर्स के साथ मतलब है ना कैसे डील करेंगी। तो यहाँ पे मैनर स्पेसिफाइड किया गया है। अब इट्स एंटायरली अप टू द कंट्रोलर कि वो उसको अपना वो मैनर कौन से सेंस में अच्छा लगता है, यानी कि वो जो अपनी एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, वो एक अपने रूल्स को बना रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, वो जो एक उसका पैटर्न है, जो उसकी पॉलिसी है, जो उसका मैनर है, उन सबको वो कैसे कर रहा है। तो स्पेसिफाई द मैनर कि जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट देयर डीलिंग्स विद द सब्सक्राइबर, कि ठीक है स्पेसिफाई करता है मैनर जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज सब्सक्राइबर्स के साथ उनके डीलिंग्स को कंडक्ट करती है। रिजॉल्विंग एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन, ठीक है, कि जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और सब्सक्राइबर्स के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े का इन कंफ्लिक्ट होती है, ठीक है, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। तो ऑब्वियसली ठीक है सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब कि देखा जाए तो कंफ्लिक्ट कैसा भी हो, ठीक है ना, हर टाइप का जो भी कंफ्लिक्ट होगा, ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और सब्सक्राइबर्स के बीच के जो कंफ्लिक्ट के जो इंटरेस्ट ऑफ कंफ्लिक्ट के जो एरियाज हैं उन्हें रिजॉल्व करेगा। तो रिजॉल्विंग एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एंड द सब्सक्राइबर, ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और सब्सक्राइबर के बीच में कंफ्लिक्ट के एरियाज को रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट है लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की डिफरेंट ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की ड्यूटीज को मतलब कि ये उसका डिफरेंट वर्क है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की ड्यूटीज को रखेगा। ठीक है, तो लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ द सब, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की जो डिफरेंट ड्यूटीज को बताएगा। मेंटेनिंग ए डाटाबेस कंटेनिंग डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कि जैसे हर एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के डिस्क्लोजर रिकॉर्ड को, ठीक है, यानी कि हर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के जो मतलब डिस्क्लोज करने का जो रिकॉर्ड है उसे मतलब करने के लिए एक डाटाबेस को मेंटेन करता है, ठीक है, कि सच एज पर्टिकुलर्स जो कि रेगुलेशंस के द्वारा स्पेसिफाई, कहने का मतलब है कि उसके रिकॉर्ड्स को, ठीक है,
आपको बताया था कि जैसे ऊपर ही सिंपल लिखा हुआ है, क्या है वो, उसका की है, ठीक है, एक पब्लिक का की है, तो पब्लिक का की है तो यानी कि हर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के, ठीक है, एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के डिस्क्लोजर रिकॉर्ड्स को कंटेन करता है, तो उसके रिकॉर्ड्स को कंटेन करेगा, जो कि एक डाटाबेस को मेंटेन करता है। तो मेंटेनिंग अ डाटाबेस, तो मेंटेनिंग अ डाटाबेस को मेंटेन करेगा, क्लियर। तो मेंटेनिंग अ डाटाबेस कंटेनिंग डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, तो हर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के डिस्क्लोजर रिकॉर्ड्स को देखेगा, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन मेंटेन कौन करेगा, क्यों, क्योंकि अगर कल को कोई भी फ्रॉड का केस होता है या कोई भी सीन होता है, तो उस केस में जो मतलब पूछताछ होगी या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, ऑब्वियसली कंट्रोलर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, और जब कंट्रोलर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो तभी करेगा, क्लियर। तो यही है आपके पास फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर के फंक्शंस कौन से हैं, द कंट्रोलर में परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, के जो कंट्रोलर है ये सारे ऑल और इनमें से कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पब्लिक की को, ठीक है, यानी अब एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सुपरविजन को एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज सुपरवाइज करेगा, ऑब्वियसली कंट्रोलर है तो उसका वर्क सुपरविजन का होगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पब्लिक की है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगा, तो लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है। अब है कि स्पेसिफाई करेगा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का जो एम्प्लॉयज में होना चाहिए, तो स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस विच एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड पोजेस करेगी। स्पेसिफाई द कंडीशंस कि जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपना बिजनेस को कंडक्ट करेगी, तो विच सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट देयर बिजनेस, ठीक है। स्पेसिफाई द कंटेंट, ठीक है, जो भी रिटर्न प्रिंटेड विजुअल मटेरियल्स एडवर्टीजमेंट इन सब के कंटेंट है वही स्पेसिफाई करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सिग्नेचर या सर्टिफिकेट्स के रेस्पेक्ट में। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और की में जो भी उसका कंटेंट है या फॉर्म को स्पेसिफाई, ठीक है, यानी कि मैनर, मैनर का मतलब है कि किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है, कि अकाउंट को यानी कि सिंपल है वर्किंग कैसे होगी, काम को करने का जो तरीका है, तो स्पेसिफाई द फॉर्म एंड द मैनर टू विच अकाउंट शैल बी मेंटेन, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा जो अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाएगा वो बताएगा। स्पेसिफाई द टर्म्स और कंडीशन की जिसमें ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, टू विच ऑडिटर्स में बी अपॉइंट, और उनको क्या रेम्यूनरेशन क्या करनी है, पेड करनी है, तो वही है टू विच ऑडिटर्स में बी अपॉइंट, ठीक है, कि यानी कि वही स्पेसिफाई द टर्म्स और कंडीशन कि जिसमें ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे और कि जिसमें उन्हें रेम्यूनरेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, या तो जॉइंटली या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के साथ। अब है कि स्पेसिफाई द मैनर इन विच सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट देयर डीलिंग्स विद द सब्सक्राइबर, ठीक है, कि उस मैनर में जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के साथ उसकी डीलिंग्स को कंडक्ट करती है, कि स्पेसिफाइंग द मैनर, ठीक है, वो मैनर जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो होती हैं सब्सक्राइबर्स के साथ डीलिंग्स को करेंगी, ठीक है। तो यही सारे हैं, कन्फ्लिक्ट का इशू है, ड्यूटीज को लेट डाउन करना, डाटाबेस को मेंटेन करना। ये देखो एक बार इसमें कोई किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर को अच्छे से देख लो, हर एक एक काम है, ठीक है, कि जैसे फाइनेंशियल का भी वर्क होता है, अकाउंट भी है, तो वो भी यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज किस तरह से काम करेगी, कौन से मैनर में वो वर्क करेगी, उसे मेंटेन करना, ठीक है। तो स्पेसिफाई द टर्म्स और कंडीशन कि जिसमें ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, और कि उन ऑडिटर्स को, क्योंकि
अकाउंट्स को भी बता दिया, फिर ऑडिटर्स अभी बताएगा कि कौन सी टर्म्स और कंडीशन है, वो कैसे अपॉइंट होंगे, उन्हें क्या पैसे यानी कि सैलरी दी जाएगी, इंटरनल होंगे एक्सटर्नल होंगे, वो सब कुछ कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा। ठीक है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट भी, अब इन सभी काम को करने के लिए हमें प्रॉपर, जब हम एक आईटी एक्ट को ही कंट्रोल कर रहे हैं तो पेपर पेन से तो अब काम होने वाला नहीं है, तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर किस तरीके से वो कंडक्ट करेंगे सब्सक्राइबर्स के साथ, यानी कि जो आपके जो मतलब क्या है इंडिविजुअल्स हैं या जो आपकी पार्टीज, आप उनके साथ कैसे कंडक्ट करोगे, कौन से डिफरेंट रूल्स पॉलिसीज को बताएगा। ठीक है, ड्यूटीज बता दी, कॉन्फ्लिक्ट बता दी, डाटाबेस ये सब है, ये सब आपको ये लर्न करने के इससे भी बता दिया। तो स्पेसिफाई दी सब्जेक्ट कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्चिंग अथॉरिटीज अपनी बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सर्चिंग अथॉरिटीज के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन किए जाते हैं उसे ले डाउन करना, तो लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द सर्चिंग अथॉरिटीज के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उन्हें ले डाउन करना। ठीक है, तो वही है सर्चिंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज के ओवर सुपरविजन को एक्सरसाइज करता है। तो एक्सरसाइज इज सुपरविजन, ठीक है, ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सर्चिंग अथॉरिटीज। सर्चिंग पब्लिक कीज कह रहे सर्चिंग अथॉरिटीज की पब्लिक की को, ठीक है, सर्टिफाई करता है। तो ये कंट्रोलर के फंक्शंस हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर। पहले बताओ क्लियर हुआ है नहीं? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन सर्चिंग अथॉरिटीज। ठीक है, कि जैसे फॉरेन सर्चिंग अथॉरिटीज है, तो अब इसका मतलब क्या है कि ये सब कुछ हमारे पास किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वही लिखा है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, कह रहे हैं कि सच कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से एज में बी स्पेसिफाइड बाय, जो कि रेगुलेशंस के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है, कंट्रोलर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो कंट्रोलर है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ, ठीक है, कंट्रोलर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ या फिर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ रिकॉग्नाइज एनी फॉरेन सर्चिंग अथॉरिटी, जो कि कंट्रोलर यानी कि कोई भी एनी फॉरेन सर्चिंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। तो रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो कंट्रोलर है रिकॉग्नाइज एनी फॉरेन यानी सर्चिंग अथॉरिटी, ठीक है, एज ए सर्चिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब ये वर्क भी किसे दे दिया गया है, कंट्रोलर को, कि जो कंट्रोल, लेकिन कंट्रोलर करेगा, लेकिन किसकी अप्रूवल, जो परमिशन देगा कि ठीक है मान लो 2-3 पर्सन उसने कंट्रोलर ने डिसाइड किए गए, 2-3 में से वो किसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी पर रख रहा है वो बताएगा, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल है वो आपको कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलेगा। तो कंट्रोलर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ, ठीक है, या अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज, वो कोई भी एनी फॉरेन सर्चिंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करेगा, किसी भी फॉरेन सर्चिंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करेगा एज सर्चिंग अथॉरिटी, ठीक है, इस एक्ट के पर्पस के लिए। सेकंड है वेयर कि एनी सर्चिंग अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, ये कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 के अंडर जहां पर
कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज की जाएगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इशूड बाय सच सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, कह रहे हैं शैल बी वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस के लिए, ठीक है, लिखा है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा, जो सर्टिफिकेट होगा शैल बी वैलिड, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट होगा वो इस एक्ट के पर्पस के लिए वैलिड होगा। तो सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ध्यान रखना, ठीक है, कि इस एक्ट के पर्पस के लिए, क्योंकि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो वो तभी इस पर्पस के लिए वैलिड होगा। कंट्रोलर अगर सेटिस्फाइड करता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने किसी भी कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस जिसमें कंट्रावीन किया है, तो ही में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो वो उसको राइटिंग में उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ही तो में फॉर रीजंस, ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे रिकॉग्नाइजेशन को वो बंद भी, मतलब कहने का मतलब है कंट्रोलर को अगर कोई चीज मतलब कंडीशन रिस्ट्रिक्शन ठीक नहीं लगती तो वो उसको हटा भी सकता है, ठीक है, सिंपल है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है कंट्रोलर टू एक्ट एज रेपोजिटरी, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे आपको मैंने सिंपली एक डॉक्यूमेंट का बताया था कि उस डॉक्यूमेंट्स की लाइक एक इजोरी टाइप में है, तो कंट्रोलर वैसा ही एक्ट करता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा ये जो पार्ट है ये ओमिट किया गया था, पहले इसे पार्ट को भूल गए थे, बाद में इस पार्ट को हमने ऐड किया। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो अब सर्टिफिकेट हमें किसका मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, तो वो लाइसेंस इशू हो करेंगे। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 2 एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो कि कंट्रोलर को क्या यानी एप्लीकेशन देता है, तो any person may make an application to the controller for a license, ठीक है, लाइसेंस के लिए टू इशू सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, ठीक है, फॉर ए लाइसेंस टू इशू सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए, लाइसेंस के लिए वो कंट्रोलर को क्या एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन बनने के लिए देता है। तो क्यों, यानी कि पर्सन है एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को, इसका मतलब कि कंट्रोलर के पास एक अथॉरिटी होती है सर्टिफिकेट को इशू करने की। तो वो ये आपको बता दिया, कोई भी पर्सन है सबसे पहले एप्लीकेशन कंट्रोलर को देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो सब कुछ लेने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट वर्क में अप्लाई करना पड़ता है, तो एप्लीकेशन कंट्रोलर को दी जाएंगी कि लाइसेंस के लिए, सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए। No license shall be issued unless application fulfilled. Obviously, भाई आपने लाइसेंस आप लोगे, आप वहाँ देखोगे कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट थी लाइसेंस को लेने के लिए और ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो क्या लाइसेंस दोगे, नहीं दोगे। यानी कि जो कंट्रोलर है फिर लाइसेंस क्यों देगा, भाई उसने भी तो लाइसेंस को लेने के लिए अपने खुद के रूल्स, ठीक है, प्रोविजंस इन सब को बताया हुआ है, ठीक है, उन सब के रूल्स को या प्रोविजंस को बताया हुआ है। तो नो लाइसेंस शैल बी इशूड अनलेस द एप्लीकेंट फुलफिल सच रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि जब तक कि एप्लीकेंट सच रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के रेस्पेक्ट में, विच आर नेसेसरी टू इशू, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए जरूरी होती है। तो विच आर नेसेसरी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी, तो एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। तो वही है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए लाइसेंस है, ठीक है, तो कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया गया था, ठीक है, तब तक क्यों नहीं
किया जाएगा कि जब तक कि जो पूरी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे सेंस में हो सकती है, क्वालिफिकेशन के सेंस में, एक्सपर्टीज के सेंस में, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो जो क्या पता रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो। ठीक है, तो एक लाइसेंस ग्रांट किया जाता है इस सेक्शन में। ऑब्वियसली वो जो पीरियड उस पीरियड के लिए वैलिड होगा कि जितने की, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि लाइसेंस जो भी दोगे आप 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। तो वो पीरियड तक के लिए वैलिड होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता, ठीक है, और आपको इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं उसे फुलफिल करना पड़ेगा। रेगुलेशंस के द्वारा जो स्पेसिफाइड कुछ टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग फुलफिल करना पड़ेगा। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ है नहीं? पहले इतना देख लो फिर आपको आगे का पार्ट समझाती हूँ, ठीक है ना, इतना कवर करो। देख लो यहाँ से फंक्शन से 5 मिनट। मैम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए।
देखो अब ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके मैम थोड़ा आगे कर दो।
क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैम हेरिटेबल का मीनिंग क्या है? जैसे ट्रांसफेरेबल और हेरिटेबल है तो। मैम बी पॉइंट में तो थर्ड जो में। लाइसेंस है, ट्रांसफरेबल का मतलब बताओ, ट्रांसफरेबल का क्या मतलब होता है? मैम ट्रांसफर कर सकते हैं उसे मैम हम। ट्रांसफर हो जाना, हाँ। नॉट टू बी ट्रांसफर लिखा है ना यहाँ पे तो। हाँ तो मैम इसका ये मतलब है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है ना। हाँ ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हेरिटेबल में आपके पास कि जैसे हेरिटेज होता है, हेरिटेज का क्या मतलब होता है? जनरेशन बाय जनरेशन। नहीं, अगर मैं आपसे सिंपली बोलती हूँ, हाँ, तो यहाँ पे हेरिटेज में भी कि जैसे जो हमारे पास पेरेंटल का है, हमारी हेरिडिटी, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जैसे आप जो लाइसेंस है, आपके जैसे मान लो फादर को लाइसेंस मिला, ठीक है, फादर को लाइसेंस मिला, फिर आप बोल रहे हो कि आपको ये किसी और को लाइसेंस देना है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जैसे फादर को है तो वो फादर का ही है होगा, उसके यानी कि जो सन है उसके सन को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, मैम ट्रांसफरेबल नहीं है। मैम जैसे विरासत में हो। विरासत, एग्जैक्टली, हेरिटेबल यानी कि आप उसे विरासत भी बोल सकते हैं। ओके मैम, समझ आ गया। ठीक है, पैतृक जिसको बोलते हैं कि जैसे पहले से ही है, ठीक है, कि जैसे उसको एज अ ग्रांटेड ले लेना, तो आप उस लाइसेंस को एज अ ग्रांटेड नहीं ले सकते। यस मैम। पहले बताओ क्लियर हुआ है नहीं इतना? मैम क्लियर है। क्लियर है? आगे देखते क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है, तो ये तो एक सिंपल सीधी सी बात है, एप्लीकेशन आपको कहाँ करनी पड़ेगी? कंट्रोलर को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर कंट्रोलर को आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी तो फिर करोगे, मतलब कंट्रोलर को, लेकिन कौन से मैनर में, कौन से फॉर्म में, ठीक है, यानी कि कौन से तरीके से करोगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फॉर्म या जो कोई भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उसी के द्वारा से करोगे। तो एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस के इशू करने के जो हर एप्लीकेशन है, शैल बी इन सच फॉर्म, वो उस तरीके से होगी कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, तो शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो भी जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसके उसी फॉर्म में होगी। एवरी एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ अ लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाय, ठीक है, कह रहे हैं कि लाइसेंस को इशू करने की जो हर एप्लीकेशन है वो अकम्पनीड की जाती है किसके द्वारा? नंबर 1 बाय सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस सिस्टम, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस की जो एप्लीकेशन है, तो यानी लाइसेंस को इशू करने की जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगी, ठीक है, तो यानी कि जो उसके लाइसेंस को इशू करने की एप्लीकेशन है तो एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगी। सेकेंड, एवरी एप्लीकेशन जो है लाइसेंस को इशू करने के लिए वो अकम्पनीड की जाएगी किसके द्वारा? ठीक है, बाय ए सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट के द्वारा। तो बी स्टेटमेंट जो कि इंक्लूड करता है प्रोसीजर्स को, ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट कि जैसे लाइसेंस को इशू करने के लिए जो हर एप्लीकेशन है तो वो एक स्टेटमेंट के द्वारा अकम्पनीड की जाएगी, इंक्लूडिंग करेगा प्रोसीजर, तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेंट के आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इंक्लूडिंग द प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के जैसे आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट यानी कि जो कि एक जिसमें प्रोसीजर्स इंक्लूड होगा। थर्ड है पेमेंट ऑफ सच फीस, ठीक है, यानी कि सच फीस की जो पेमेंट होगी जो कि 25,000 से ज़्यादा नहीं है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, तो नॉट एक्सीडिंग 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय दी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। अब है सच अदर डॉक्यूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो वही लिखा हुआ है, सिंपल सीधे सी बात है, एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन में
ठीक है। प्रैक्टिस स्टेटमेंट होगी, यानी कि उसमें आपके पास एक अप्लाई करने का होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखी गई होगी कि ये एप्लीकेंट है, इन एप्लीकेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, और उसमें सच फीस का पेमेंट ऑब्वियसली दोगे ही। तो ये तो जो जो पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, जो कि 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका वर्क के ऊपर, और क्या आपकी यानी कि वहाँ पे उसका वर्क कैसा है वो कंट्रोलर आपको बता देगा कि इसके 5,000 फीस है, 10 लगेगी, 15 लगेगी, ठीक है, 20 लगेगी, लेकिन वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। या कोई भी सच अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये तो लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इस इन पैटर्न से के द्वारा एप्लीकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, की लाइसेंस को आप रिन्यूअल कैसे करोगे। एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस शैल बी, ठीक है, कह रहे हैं लाइसेंस के रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है, तो एन एप्लीकेशन होती है लाइसेंस को रिन्यू करने की, शैल बी नंबर 1 इन सच फॉर्म, ठीक है। यानी कि लाइसेंस को रिन्यू करने की जो एप्लीकेशन होती है वो ऐसे सच फॉर्म में होती है, ठीक है। तो लाइसेंस को रिन्यूअल करने की तो वही लिखी है, एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस, लाइसेंस को रिन्यू करने की जो एप्लीकेशन है वो एक ऐसे फॉर्म में होती है, और भी अकॉम्पनीड बाय सच फीस, ठीक है, उस फॉर्म में होगी, और जो कि सच फीस के द्वारा अकॉम्पनीड की जाएगी, जो कि 25,000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यानी कि एंड शैल बी मेड नॉट लेस देन 45 डेज, ठीक है, जो कि लाइसेंस की वैलिडिटी के पीरियड से पहले 45 डेज से पहले नहीं होगी, ठीक है। तो ये लाइसेंस के रिन्यूअल का है, तो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, ठीक है, कि जैसे लाइसेंस है, कि जैसे लाइसेंस को ग्रांट के होगा, या लाइसेंस के ग्रांट और रिजेक्शन के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर है। जैसे हम लाइसेंस को देते हैं, लाइसेंस को ग्रांट करते हैं, और लाइसेंस को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोसीजर होगा, ठीक है, कि मतलब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसमें क्या होगा, डिफॉल्ट पाया गया होगा, फेलियर सिस्टम होगा, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो नहीं किए गए होंगे। तो अब वही है, ग्रांट कब आप करोगे लाइसेंस को, एक सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा ही लॉजिक है कि लाइसेंस को ग्रांट तभी किया जाएगा कि जब उसमें जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सही पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को यानी कि कंपनी करते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने के बाद, ठीक है, तो वही लिखा है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ अ लाइसेंस, लाइसेंस को ग्रांट और रिजेक्शन के प्रोसीजर्स कौन से हैं। द कंट्रोलर में ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द कह रहे सेक्शन 21 के सबसेक्शन 1 के अंडर एप्लीकेशन के रिसिप्ट में जो कंट्रोलर क्या करता है, आफ्टर कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करने के बाद, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन या अदर सच फैक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करने के बाद, अगर उसे लगता है फिट, उसे ठीक लगता है, तो वो एप्लीकेशन वो लाइसेंस को ग्रांट करता है, ठीक है, एज ही डीम्स फिट, जैसे उसे फिट लगता है, ग्रांट दी लाइसेंस, लाइसेंस को ग्रांट करता है। और अगर उसे लगता है कि नहीं भाई इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फिर इनमें, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को वो रिजेक्ट भी कर देता है, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस में इतना ही है। तो कंट्रोलर में ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 21 आफ्टर कंसिडरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशन के या सच अदर फैक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करके लाइसेंस को ग्रांट कर सकता है या उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो अगर सिंपल है, मान लीजिए कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट फुल हैं, ठीक है, और हर चीज है, तो इस सेक्शन के अंडर कोई भी एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, कि यानी कि प्रोवाइडेड कि कोई भी एप्लीकेशन
आप इस सेक्शन के अंडर कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, अनलेस एप्लीकेंट हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि जब तक एक एप्लीकेंट को, ठीक है, केस प्रेजेंट करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो अनलेस, ठीक है, तो वही लिखा है एप्लीकेंट हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग दिस केस। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंस के जो सस्पेंशन का है, ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ, जैसे आपके पास क्या है, लाइसेंस है, लाइसेंस को हम क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देंगे। तो लाइसेंस के सस्पेंशन में नंबर 1, द कंट्रोलर में इफ ही सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, कि कह रहे हैं कि अगर सच इंक्वायरी को करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, एज ही मे थिंक फिट, ठीक है, कि कंट्रोलर दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज क्या, नंबर 1, मेड अ स्टेटमेंट इन और इन रिलेशन टू ठीक है, या तो एक स्टेटमेंट बनाता है या रिलेशन टू द एप्लीकेशन फॉर द इश्यू और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस। तो लाइसेंस के इशू और रिन्यूअल के एप्लीकेशन से, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द इशू, लाइसेंस को इशू या रिन्यूअल के एप्लीकेशन, विच इज, जो कि क्या होगी, मान लीजिए वो जो एप्लीकेशन है लाइसेंस के इशू या रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है वो इनकरेक्ट होगी या फिर फॉल्स है, ठीक है, वो जो लाइसेंस के इशू रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है वो मतलब सही नहीं है, इनकरेक्ट है या फॉल्स है, ठीक है, अगर वो इनकरेक्ट है या फॉल्स है। सेकंड बी, fail to comply with the terms and conditions subject to which license was granted, ठीक है, यानी कि फेल हो गया है कि उस टर्म्स और कंडीशंस को, मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे उसको लाइसेंस ग्रांट किया गया था उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस को करने में वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच, जिसे मतलब कि लाइसेंस ग्रांट किया गया है। फेल टू मेंटेन द प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि सेक्शन 30 के अंदर जो भी प्रोसीजर्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करने में फेल हो गया था। तो फेल टू मेंटेन द प्रोसीजर एंड द स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30। सेक्शन 30 में जो भी प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड था उसे मेंटेन करने में फेल हो गया था। तो लाइसेंस का सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस क्या है, controller as he if he satisfied after making such inquiry as he may think fit that certifying authority has made a statement, ठीक है, या तो लाइसेंस के इशू या रिन्यूअल के लिए अगर जो भी उसे लगता है फेल टू कंप्लाई, ठीक है, अगर एप्लीकेशन गलत हो गई है या कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं किया गया है या तो उस प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को, यानी कि जो मेंटेन करने के लिए बोला गया था वो प्रोसीजर स्टैंडर्ड जो मेंटेन करने के लिए बोले गए थे उसे उन्हें करने के लिए फेल हो गई हैं या इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है, ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस शैल बी रिवोक्ड अनलेस, ठीक है, कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी लाइसेंस को, ठीक है, जब तक नहीं किया जाएगा, कि जब तक मतलब उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, ठीक है, कि आप भाई अपना लाइसेंस, आप मान लीजिए इस एप्लीकेशंस में इनकरेक्ट है तो आप इसको करेक्ट करके लेकर आ जाओ, टर्म्स और कंडीशंस आपने फुलफिल नहीं की तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, ठीक। ये जो भी रूल्स आपका मतलब अडॉप्ट नहीं था या जो भी रूल्स ढंग से फॉलो नहीं किया गया था उसे अच्छे से अडॉप्ट कर लो या फिर उसको अच्छे से फॉलो कर लो, यानी कि सामने जो भी एक रीजनेबल कंडीशंस हैं, जो रीजनेबल टर्म्स हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हम इसे बोल सकते हैं, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, तो एक, ठीक है, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो दी जाती है, ठीक है, तो वही लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि जब तक एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो एक, ठीक है,
शो यानी कि शो कॉज को शो करने के लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दे, ठीक है, हैज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रिवोकेशन के अगेंस्ट। सेकंड है द कंट्रोलर में इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, ठीक है, अगर कंट्रोलर में, ठीक है, अगर उसके पास एक रीजनेबल कॉज होता है बिलीव करने के लिए, क्या, देयर इज एनी ग्राउंड फॉर रिवोकिंग द लाइसेंस, ठीक है, बाय की मतलब अगर मान लीजिए कि कंट्रोलर के पास एक है कि भाई मुझको ये लाइसेंस को रोकने का, रिवॉक करने का, ठीक है, तोड़ने का पूरा मतलब ग्राउंड है, या उस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकता है, या लाइसेंस जो कंप्लीट था उसको भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा वो कर सकता है। कब तक के लिए, कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस शैल बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 डेज, ठीक है, मतलब कि आप लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हो 10 दिन, ठीक है, 10 डेज से ज्यादा के लिए नहीं, तो 10 डेज के लिए आप उसे सस्पेंड कर सकते हो। तो नो लाइसेंस शैल बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 डेज, यानी 10 दिन से ज्यादा के पीरियड के लिए आप लाइसेंस को सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक अनलेस सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि भाई मान लीजिए कि अब उसने अपने 2 दिन उसको दिए गए कि अपने हर चीज के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रूल्स को फॉलो अच्छे से करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं किया गया, तो जो कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो 10 डेज से ज्यादा नहीं देंगे, कि फिर उसके बाद उनको, ठीक है, क्या हमें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी है। अगर फिर भी उसके बाद, मैं आपको आगे का बता रही हूँ, अगर फिर भी, ठीक है, यानी कि नोटिस वोटिस यानी कि उसके बाद भी अगर वो अपने जो कमी है उस चीज को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो फिर उनका जो लाइसेंस है वो परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है नो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हुज लाइसेंस, ठीक है, तो नो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है हुज लाइसेंस हैज बीन सस्पेंडेड, कि जिसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, वो ऑब्वियसली कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, जिसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, तो ऑब्वियसली जब यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी का उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, तो उसको सस्पेंशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया जाएगा। तो नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है, शैल इशू एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग सच सस्पेंशन के कारण, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू नहीं करेगी। अब है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस के को सस्पेंड करने का या रिवोकेशन करने के जो नोटिस है, तो नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ठीक है, आगे एक बार रीड करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है। तो जैसे अभी तक हमने यहाँ पे देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ स्पेसिफाई का यानी कि वर्किंग का कंट्रोल दिया गया है कंट्रोलर के हाथ में, तो जितने भी सारे लाइसेंस के रिगार्डिंग वर्क है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वो सारे काम करता है, ठीक है, हमने एप्लीकेशन का देखा, लाइसेंस के एप्लीकेशन का देखा, लाइसेंस के रिन्यूअल में भी, ठीक है, और लाइसेंस के ग्रांट और रिजेक्शन के लिए भी जो प्रोसीजर है, लाइसेंस का जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, अब है लाइसेंस के सस्पेंशन और रिवोकेशन का जो नोटिस है, ठीक है, तो नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, तो यहाँ देखते हैं लाइसेंस के सस्पेंशन और रिवोकेशन का जो नोटिस है, यहाँ पे वेयर द लाइसेंस ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंडेड और रिवॉक्ड, कह रहे हैं कि जहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के जो लाइसेंस को हम क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, कंट्रोलर शैल पब्लिश नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन, तो जो कंट्रोलर है सच सस्पेंशन और रिवोकेशन के नोटिस को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, तो एज द केस में बी इन द डाटा बेस मेंटेन बाय हिम, ठीक है, जैसा भी केस होगा उसके द्वारा जो भी डाटा बेस मेंटेन किया गया है, तो कंट्रोलर शैल पब्लिश नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन,
तो जो कंट्रोलर है, ठीक है, सच सस्पेंशन और रिवोकेशन के नोटिस को कंट्रोलर पब्लिश करेगा। अब वही लिखा है, लाइसेंस के रिवोकेशन और सस्पेंशन का जो नोटिस है, वेयर द लाइसेंस जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सस्पेंड किया गया, रिवॉक किया गया, कंट्रोलर शैल पब्लिश नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन। तो यानी कि जो सच सस्पेंशन और रिवोकेशन का जो नोटिस है कंट्रोलर पब्लिश करेगा, एज द केस में बी इन द डाटाबेस जो कि उसके द्वारा मेंटेन किया गया है। सेकंड, वेयर वन और मोर रेपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड, ठीक है, जहाँ पे मान लो एक या एक से ज्यादा है, तो जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर यानी एक एक होना चाहिए था लेकिन एक से ज्यादा है, तो कंट्रोलर शैल पब्लिश नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन, ठीक है। तो जो कंट्रोलर है ऑल सच रेपोजिटरीज के हिसाब से वो क्या करेगा, कंट्रोलर सच सस्पेंशन और रिवोकेशन के नोटिस को, ठीक है, पब्लिश करेगा, ठीक है, कि भाई ऑल के सभी का कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक की थी और यहाँ पे दो दो की हो गई है। तो प्रोवाइडेड दैट डाटाबेस कंटेनिंग द नोटिस होगा सस्पेंशन रिवोकेशन का, तो द केस में बी शैल बी मेड अवेलेबल थ्रू अ वेबसाइट, ठीक है, जो कि उसको यानी कि यहाँ पे आप घड़ी के टाइम के अनुसार यानी कि उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, तो वेबसाइट के थ्रू वो अवेलेबल होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिस है, ठीक है, किस किस का सस्पेंड कर दिया गया है, तो उन्हीं की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो। आप और हम क्यों चेक करेंगे, ऑब्वियसली जब कोई वर्क होगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको वर्क होगा वही क्या करेंगी, चेक करेंगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंट्रोलर, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंट्रोलर if he consider necessary publicize the content of database in such electronic और other media, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया में डाटाबेस के कंटेंट को पब्लिसाइज करती है एज ही में कंसिडर, जैसा कि उसे अप्रोप्रिएट लगता है। तो पब्लिसाइज द कंटेंट्स ऑफ डाटाबेस, ठीक है, तो डाटाबेस के कंटेंट को पब्लिसाइज करता है सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया में। अब है पावर टू डेलीगेट, डेलीगेट करने की कौन सी पावर है, पावर टू डेलीगेट द कंट्रोलर, ठीक है, में ऑथोराइज द डिप्यूटी कंट्रोलर, कि जो कंट्रोलर है वो डिप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को और एनी ऑफिसर्स को ऑथोराइज करता है, क्या, क्यों, कि टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर ऑफ द कंट्रोलर। जैसे मान लीजिए कि कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो वर्किंग एरिया बहुत एक्सटेंडेबल है, या तो वो क्या कर सकता है कि अपने एक दो जो काम है वो डिप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को या ऑफिसर्स को करने के लिए बोल सकता है। तो जी कंट्रोलर में, ठीक है, ऑथोराइज द डिप्यूटी कंट्रोलर, तो ऑथोराइज करता है डिप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को या किसी भी ऑफिसर्स को, ठीक है, कि कंट्रोलर की पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये है पावर टू डेलीगेट, यानी कि डेलीगेट करने की पावर होती है, तो पावर टू डेलीगेट, ठीक है। तो कंट्रोलर में इन राइटिंग में जो कि कंट्रोलर ऑथोराइज करता है किसे, डिप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को या किसी भी ऑफिसर को कंट्रोलर की किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर ऑफ द कंट्रोलर। पावर टू इन्वेस्टिगेट कंट्रावेंशन, कंट्रावेंशन को इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर है, तो यानी कि कोई भी कंट्रावेंशन लगता है प्रोविजंस में आपको, ऑब्वियसली तो कंट्रोलर है और ऑफिसर्स हैं, उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सिंपल लिखा गया है, ठीक है। तो द कंट्रोलर और द ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड बाय हिम, ठीक है, इन दिस बिहाफ, इस बिहाफ में, तो शैल टेक अप इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसकी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट,
ठीक है, या कोई भी इस एक्ट में कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस हैं, तो उन सब के प्रोविजंस का, कंट्रावेंशंस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जो रूल्स हैं, वो क्या है, वो गलत फॉलो किए गए हैं, तो उसे रीचेक करने के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो कुछ रूल्स तोड़े गए हैं, कंट्रावेंशन का मतलब क्या होता है, वॉयलेशन, उल्लंघन करना। ठीक है, वॉयलेट करना। तो ऑब्वियसली अगर वॉयलेशन हुआ है किसी भी प्रोविजंस का, किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल्स का या किसी भी रेगुलेशंस का, तो फिर क्या होगा कि उसमें इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी। तो कंट्रोलर और एनी ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल टेक अप फॉर इन्वेस्टिगेशंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, कंट्रोलर और एनी ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड बाय हिम, कह रहे हैं सेकंड है कंट्रोलर और कोई भी ऑफिसर्स जो ऑथोराइज्ड करते हैं इन इस बिहाफ में, शैल एक्सरसाइज द लाइक पावर्स which are conferred on income tax authorities। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं क्या, लाइक पावर, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कन्फर्ड की गई है चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 13 के अंडर, जो कि ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 13 के अंडर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जो पावर कन्फर्ड की गई है, ठीक है, उसके बिहाफ में जो भी कंट्रोलर, जो कोई भी ऑफिसर उस ठीक है एक्सरसाइज करता है, एंड शेल एक्सरसाइज सच पावर, तो और सच पावर्स को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को वो अपना एक्सरसाइज करने के लिए भी दे सकता है, कन्फर्ड कर सकता है। एक्सेस टू द कंप्यूटर और डाटा, ऑब्वियसली कौन एक्सेस करेगा, अगर मान लीजिए जिसके पास एक रीजनेबल क्या होगा, मतलब अथॉरिटी होगी, तो पहली बात तो एक्सेसिबल कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर कोई भी करता है तो रीजनेबल कॉज होता है सस्पेक्ट करने के लिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लिखा है विदाउट रिसाइज टू द provisions of the subsection first of the section 69, controller or any person authorized by him, उनके द्वारा, यानी कि कंट्रोलर और जो कोई भी पर्सन ऑथोराइज्ड किए गए हैं, इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट दैट, ठीक है, अगर उसके पास क्या है, रीजनेबल कारण है, कॉज है सस्पेक्ट करने के लिए, दैट हैज बीन कमिटेड हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम, कि वो भाई किसी भी, ठीक है, वही है जो कि कंट्रोलर है भाई, कंट्रोलर तो हर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, हर कंप्यूटर सिस्टम के डाटाबेस को कर सकता है, उसका हर आईपी एड्रेस चेक कर सकता है। ठीक है, वो निकाल सकता है, लिस्ट निकाल सकता है, जितने भी कंप्यूटर के जो भी मतलब शॉप्स हैं उन सबको ऑर्डर्स भेज सकता है। तो अब है उसके पास एक्सेस है भाई, क्योंकि वो कंट्रोलर है। मान लीजिए कोई केस सॉल्व करना है उसमें, ठीक है, अब ये ऑनलाइन का टेक्नोलॉजी का ही केस है, तो उसमें ये कैसे निकाल पाएगा, तो ये उसी माध्यम से कर पाएगा। तो कंट्रोलर है और एनी पर्सन है जो कि उसके द्वारा ऑथोराइज्ड किए गए हैं, और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम शेल इफ ही हैज रीजनेबल कॉज, अगर उसके पास एक रीजनेबल कॉज सस्पेक्ट किया कि एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस इन दिस चैप्टर हैज बीन कमिटेड, कमिट किए गए हैं, हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि किसी भी एनी कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, एक्सेस है, तो हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम को में एक्सेस है, किसी भी ऑपरेटर्स में, डाटा में और एनी अदर मटेरियल्स में, ठीक है, जो कि सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग और कॉजिंग अ सर्च टू बी मेड फॉर ऑब्टेनिंग एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और डाटा कंटेंट इन और अवेलेबल टू सच कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के पर्पस के लिए कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम, ठीक है, कह रहे हैं कि जो कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर और कोई भी पर्सन जो कि उसके द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है, तो कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम, ठीक है, कंट्रोलर और कोई भी पर्सन जो उसके द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है,
ठीक है, डायरेक्ट एनी पर्सन, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करता है इन चार्ज ऑफ, ठीक है, और अदरवाइज कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, वो जो कि कंप्यूटर सिस्टम के डाटा ऑपरेटर्स मटेरियल के ऑपरेशंस के कंसर्न्ड होता है, टू प्रोवाइड हिम विद सच रीजनेबल टेक्निकल, ठीक है, उन्हें यानी कि कुछ रीजनेबल टेक्निकल और अदर असिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, एज ही में कंसिडर, जैसे कि जो उनको नेसेसरी लगता है, एज ही में कंसिडर नेसेसरी, ठीक है, जो कि उनको एक नेसेसरी कंसिडर लगता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो कंट्रोलर के द्वारा ऑथोराइज किया गया है किसी भी ऑर्डर से पर्सन को, इंचार्ज को, ठीक है, कि कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन, डाटा ऑपरेटर्स मटेरियल को, कि उन्हें एक रीजनेबल टेक्निकल के साथ प्रोवाइड करे अदर असिस्टेंस, ठीक है, कि वो किसी को भी बोल सकता है कि भाई हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए इन क्या है, डाटाबेस की क्या है रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी अलग अलग डाटाबेस की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो जिन जिन डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है तो वो उनसे डिमांड कर सकता है, वो उनसे, ठीक है, ले सकता है। ठीक है, एक बार इतना देख लो, फिर आगे का आपको ये बताती हूँ। सर्टेन प्रोविजंस, वैसे कुछ नहीं है इसमें, डिस्क्लोजर का है, ये इम्पोर्टेंट है, लाइसेंस का डिस्प्ले करना, सरेंडर करना। एक बार ये 3 पॉइंट बता देती हूँ, फिर बाकी सिर्फ 2 बड़े बड़े रह जाएंगे सिंपल सिंपल से। जैसे आपके पास है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू कंप्लायंस ऑफ दिस ऑफ द एक्ट, ठीक है, कहने का मतलब है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी है कि जैसे कोई भी पर्सन वहाँ पे एम्प्लॉयड है, ठीक है, एंगेज है, अब वो इस प्रोविजंस के हिसाब से ही तो रन करेगा। तो वही सिंपल लिखा है कि एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी shall ensure that every person employed or otherwise engaged by it, ठीक है, कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है और उसके द्वारा एंगेज है इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट के कोर्स में, इन द कोर्स ऑफ हिज, उसके एम्प्लॉयमेंट और उसके एंगेजमेंट के कोर्स में, ठीक है, तो उसके यानी एम्प्लॉयमेंट और उसके एंगेजमेंट के कोर्स में विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के प्रोविजंस के साथ, ठीक है, इस एक्ट रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर्स जो मेड हैं उनके प्रोविजंस के साथ, ठीक है। तो वही लिखा है एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल इंश्योर दैट एवरी पर्सन, जो भी हर पर्सन एम्प्लॉयड अदरवाइज एंगेज हैं, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट के कोर्स में, ठीक है, कह रहे हैं इस एक्ट रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर जो मेड हैं इनके प्रोविजंस के साथ, यानी कि उसके एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट के कोर्स में, तो जो भी हर सर्टिफाइंग अथॉरिटी shall ensure that her person employed और अदरवाइज एंगेज किए गए हैं, ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है, इस रूल्स के अंडर ही होंगे, ठीक है। वो डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे इस वर्क को करने के लिए कि इस सर्टिफाइंग पर्सन है, इन सब के रिक्वायरमेंट है, तो वो नीड कर सकता है। Display of the license, every certifying authority shall display its license at a conspicuous place, ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे लाइसेंस होगा वहाँ पे उन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डिस्प्ले करना पड़ेगा, जो भी लाइसेंस की जो बिजनेस है वहाँ पे कौन सा अपना कैरी कर रही है उसके लाइसेंस, और वो जो लाइसेंस होगा जो ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिविजुअल्स लेगा उसको अपने वही बिजनेस के प्लेस में ही लगाना पड़ता है। लाइसेंस का सरेंडर करना, अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको अपने लाइसेंस को कंट्रोलर को सरेंडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 6 मंथ की क्या हो जाता तक की एक इम्प्रिजमेंट होगी और 10,000 रुपीज तक का फाइन होता है। अगर ज़्यादा मतलब कि बड़ी कंपनी है, लग रहा है कि हमें उसने पहले भी इस चीज़ का फ्रॉड किया था, वो अब दोबारा से लाइसेंस लेने के बाद फ्रॉड कर रही है, तो उनको सबक सिखाने के लिए वहाँ पे दोनों बोथ में भी
पनिशमेंट दी जा सकती है। तो बहुत सिंपल से पॉइंट है। तो डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्प्ले इट्स लाइसेंस एट ए कॉन्स्पिशियस प्लेस, ठीक है, ये तो हो गया। एंड देन सरेंडर में एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड शैल इमीडिएटली आफ्टर सच सस्पेंशन और रिवोकेशन, तो सच सस्पेंशन और रिवोकेशन के बाद इमीडिएटली सरेंडर द लाइसेंस, ठीक है, कंट्रोलर को लाइसेंस इमीडिएटली क्या करता है, सरेंडर करता है। तो सरेंडर द लाइसेंस टू दी, सरेंडर करता है लाइसेंस कंट्रोलर को। Where any certifying authority fails to surrender a license, ठीक है, अगर वो लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए क्या हो गया, फेल हो गया है, द पर्सन इन हुज फेवर अ लाइसेंस इज इशूड, पर्सन जिसके फेवर में लाइसेंस इशूड किया गया था, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, और वो अनिस्ट होगा, ठीक है, 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट के साथ, और फाइन जो कि 10,000 तक एक्सटेंडेबल हो सकता है। ठीक है, एक बार ये रीड कर लो, देख लो, फिर दो थोड़े से 2 पॉइंट्स बचे वो आपको समझा देती हूँ। कहाँ से करना है, यहीं से करना है, एप्लीकेशन से करना है। यस मैम। बोला तो करो कि कौन से पार्ट पर हो, कौन से उस पर हो, अच्छे से समझो उसे, देखो।
मैम आगे कर दो। कर लिया, रीड हो गया। यस मैम। चलो आगे बताती हूँ। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो द सर्टेन प्रोसीजर, तो बहुत सिंपल है कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसे भी कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं उन्हें भी फॉलो करने पड़ते हैं, कि वो भी अपने यानी कि प्रोसीजर्स के जो भी वो काम कर रहे हैं उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेक यूज ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स, ठीक है, कि कोई भी ये चीजें हो मिसयूज ना हो, यानी कि सिक्योरिटी की, तो ऑब्वियसली हर सभी का होता है कि अपना इन सभी की सिक्योरिटी रखना। नेक्स्ट है प्रोवाइडर रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यानी कि इसके ऊपर आप फेथ कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, तो एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी को रखने के लिए, ठीक है, जो कि यानी कि इस फंक्शन को परफॉर्म करने में सुटेड होगा, तो ठीक है, तो रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन इट सर्विस विच आर रीजनेबली सुटेड, ठीक है, जो कि इस इंटेंडेड फंक्शन के परफॉर्मेंस को करने में रीजनेबली क्या होंगे, सुटेड होंगे। नेक्स्ट है अडहेयर टू सिक्योरिटी, और यानी कि रिलायबिलिटी का पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी में भी आपके पास एक तो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए है और दूसरा यानी कि उसकी प्राइवेसी के पर्पस के लिए भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की जो प्राइवेसी है वो भी की जाएगी, यानी कि अबाउट द सीक्रेसी एंड प्राइवेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को एश्योर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जितने भी ऑल सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, उन सभी का रेपोजिटरी होगा, यानी कि जितने भी सारे सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, तो जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होंगे इस एक्ट के अंडर, ठीक है, वो उसका क्या है, एक है मतलब कि टेक ओवर करेगा, तो यानी कि उसमें सारे उस चीज को एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर होगा, पब्लिश करेगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में, और कौन कौन से सच सर्टिफिकेट्स का क्या स्टेटस है, तो जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनका कब आने वाला है, तो इसका भी करंट स्टेटस के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का प्रैक्टिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेगा। अब है कि रेगुलेशंस के द्वारा जो भी स्पेसिफाइड किया गया है सच स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है फिर उसके द्वारा है डिस्क्लोजर में,
डिस्क्लोजर में है एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्क्लोज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। क्या डिस्क्लोज करेगी? क्या भाई ये उसका सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये उसकी प्रैक्टिस स्टेटमेंट है, ये रिवोकेशन या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने अगर कुछ मतलब सस्पेंड कर दिया है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा उसे। एनी अदर मटेरियल, जो भी फैक्ट्स है जो कि उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर यानी कि विश्वसनीय के ऊपर उसको असर डाल सकता है, तो वो भी उसको फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या वेदर इन दी ओपिनियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, कि जैसे हैज एनी इवेंट हैज अकर, एनी सिचुएशन अराइज होती है कि मटीरियली और एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंप्यूटर सिस्टम के इंटीग्रिटी को, कंडीशंस को, तो उसको एक रीजनेबल एफर्ट्स होगा, ठीक है, वो अगर उस पर्सन के द्वारा किया गया है तो रीजनेबल एफर्ट्स बताया जाएगा। सेकंड है कि उस प्रोसीजर्स के स्पेसिफाइड में जो भी एक्ट अकॉर्डेंस है वो किया जाएगा। तो ये सारे मतलब कि कोई भी उसके कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी के हिसाब से कोई भी एफर्ट्स हैं वो किया जाएगा, या कोई भी प्रोसीजर अगर चेंज होता है उसकी इंटीग्रिटी के हिसाब से उसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई, समझ में आई? यस मैम। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ये वाला टॉपिक कवर किया है। देख लो अगर अगर उसमें कोई डाउट हो, मैंने आप सभी को उस पर व्हाट्सएप पर भी भेजा ही हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अटेंडेंस हो गई?